हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं वो है इंडोनेशियन हॉरर मूवी और जिसका नाम है परजेजियन गायब। और अगर हम इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7/10। और फिल्म की कहानी एक ऐसी फैमिली के बारे में है जो कि काला जादू परफॉर्म किया करती थी। मूवी की कहानी काफी अच्छी है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फिल्म के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम आंद्री और वाइफ का नाम वाडी था। दोनों एक जगह पे प्रे कर रहे होते हैं जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें जॉब मिल जाए और उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं जिससे वो अपना कर्ज उतार सकें। जिसे हमें ये लग रहा था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है। और इसी बीच में वहाँ पे बारिश होने लगती है जिसकी वजह से दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। अब घर जाके वादी को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ये बात वो अपने हस्बैंड को नहीं बताती। अब जब वो खाना खा रही होती हैं तो वादी की नजर न्यूज़पेपर में आए हुए एक जॉब ऑफर पे पड़ती है। एक ऐसी जॉब जहाँ पे काफी पैसे मिल रहे थे और जिसके बदले में उन्हें ग्रैंड माँ की खिदमत करनी थी। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वादी इस काम को करने का मन बना लेती है और अगले दिन दोनों दिए हुए पते पे पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे आने से पहले दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें वहाँ पे जाके क्या बोलना है। और यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि वैडी नर्सिंग में ग्रेजुएट है और आंड्री एक हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में काम किया करता था। अब दोनों जब इस पते पे पहुंचते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये फैमिली काफी अमीर थी जिनका बहुत बड़ा बंगलो था। है जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो इनका इंटरव्यू वहाँ का ग्रैंडसन यानी सेता ले रहा था और दोनों से इंटरव्यू के दौरान काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका वो बहुत चालाकी से जवाब देते हैं। और यहाँ पे आंद्री सेता को बताता है कि उसे हॉस्पिटल में काम करने का काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता कि उसने मोर्चरी में काम किया था। और इसी तरह वाडी ये कह देती है कि वो नर्सिंग में ग्रेजुएट है, जो कि बिल्कुल सही बात थी, लेकिन उसको कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था। एनीवे दोनों बहुत कॉन्फिडेंट होकर जवाब देते हैं और सीता को उनकी नेचर काफी अच्छी लगती है, इसीलिए वो उन्हें अपनी ग्रैंड माँ की केयर के लिए रख लेता है। अब आगे चल के उन्हें बंगलों में रहने के लिए एक काफी बड़ा रूम दे दिया जाता है जो उनके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था। खैर इससे दोनों बहुत खुश थे और इसके बाद सीता उन्हें बंगले के फार्म, गार्डन और सभी चीजों के बारे में बताता है और एंड में अपनी ग्रैंड माँ दासा से मिलवाता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि दासा का ही उन्हें ख्याल रखना था। अब अगली सुबह हम सभी को गार्डन में देखते हैं जहाँ पे देजो नाम का एक लड़का दासा को मैंगोलियन नाम के कुछ फ्लावर्स देता है क्योंकि दासा को वो फ्लावर खाना पसंद था। और यहाँ पे देजो का यही काम था कि वो हर सुबह यहाँ पे आता था और वो दासा को यही फ्लावर दे जाता था। अब सेठा इस कपल को सारे काम समझाता है जो कि उन्होंने करने थे और इसके बाद खुद अपने काम से बाहर चला जाता है और मोस्टली वो काम के चक्कर में बाहर ही रहा करता था और यही वजह थी उन्हें यहाँ पे केयर टेकर चाहिए थे। फिर आगे हम वादी को दासा को खाना खिलाते हुए देखते हैं, लेकिन उसी वक्त दासा स्पून को फेंक देती है और जिसे उठाने के लिए वादी जब नीचे झुकती है तो वो देखती है जहाँ पे वो देखती है कि कांटेनुमा बहुत से फ्लावर एक प्लेट में रखे हुए थे। तभी दासा उसे ये कहते हुए धमकी देती है कि उन्हें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, जो कि वादी को काफी अजीब लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम वादी को एक शॉप पे देखते हैं जहाँ से बंगलों के अंदर सामान बेचा जाता था। और चावल लेते हुए जब वादी शॉपकीपर से बात करती है तो उसे पता लगता है कि दासा ने 2 शादियां की थी, जिसमें पहले हस्बैंड से उसे 5 बच्चे हुए थे, जिसमें से 2 की मौत हो गई और बाकी 3 दासा के साथ नहीं रहते। और जब बात की जाए दूसरे पति की तो इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। अब सीता उनका अकलौता ग्रैंड चाइल्ड है। इवन दासा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें ब्लैक मैजिक आता है और उन्होंने अपने समय में इसे परफॉर्म भी किया था। और तो और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दासा की असल एज बहुत ज्यादा है, जो कि वो सबसे छुपा के रखती है। अब ये सब चीजें जान के वैटी काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि दासा को देख के ऐसा कुछ लगता नहीं था। और वैटी ये सब कुछ सोचते हुए जब वापस बंगलों में आती है तो उसे सामने ही एक कैट की डेड बॉडी नजर आती है जिसका खून हर जगह पे फैला हुआ था। वैडी ये सब कुछ अंदर जाके एंड्री को बताती है और जिसके बाद एंड्री उस कैट को गार्डन में ही दबा देता है। और इसी वक्त हम एंड्री के पीछे एक ब्लैक एंटिटी को खड़ा देखते हैं। अब हम वैडी को देखते हैं जो कि दासा को नहला रही थी, लेकिन उसी बीच में दासा वैडी के हाथों को जोरों से दबाने लगती है और दर्द के कारण वैडी वहां से चली जाती है। और तभी वहां पे डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसा लाइट अपने आप ही फ्लिकर होना शुरू हो जाती है, बाथ टब के पानी का कलर ब्लैक हो जाता है और यहाँ तक कि दासा के मुंह से भी खून निकलने लगता है। जिसके अगले हिस्से में हम दासा के ऊपर एक काफी डरावनी स्पिरिट को देखते हैं जिसे देख के दासा डर से चिल्लाने लगती है
अब आंद्री यहाँ पे आके उन्हें बचा लेता है और जिसके बाद दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच दासा पे फिर से एक स्पिरिट अटैक करती है और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जब इन दोनों को ये बात पता लगती है तो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था। अब एंट्री यहाँ से भागने का इरादा करता है सिर्फ ये सोच के कि हो सकता है कि ऑफिसर उसे दासा की मौत का जिम्मेदार करार दें। लेकिन वेडी उसे समझाती है कि अगर वो यहाँ से भागे तो उन पे और ज्यादा शक जाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि वो यहाँ से कुछ पैसे चुरा लें और अब चूंकि घर पे कोई है भी नहीं तो उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके लिए आंद्री पहले तो सीधा मना कर देता है लेकिन वादी के बार बार कहने पे वो इस बात पे राजी हो जाता है और दोनों पैसे चुराने का फैसला करते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, तो अब सबसे पहले ये दासा की कबर्ड खोलने का फैसला करते हैं, ये सोच के कि शायद उसमें काफी ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो कबर्ड उनसे नहीं खुलता। जिसके बाद थक हार कर वेटी वहीं पे सो जाती है। जिसके बाद एंट्री को वही सेम सॉन्ग सुनाई देता है जो कि दासा गाया करती थी। एंट्री को दासा की स्पिरिट भी नजर आती है जो कि उसे हॉन्ट करती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाती है कि ये तो सिर्फ उसका एक सपना था। दरअसल ये एक सपना नहीं था, अब एक्चुअल में दासा की स्पिरिट एंट्री को हॉन्ट करती है और इस बार वो डर के वेटी को जगा देता है। और जब ये बात वेटी को पता लगती है तो वो दासा की बॉडी को देखने के लिए जाती है और यहाँ पे वो आके देखते हैं कि दासा की बॉडी खुद ब खुद बेड के नीचे चली गई थी और ये चीज दोनों के लिए काफी कंफ्यूजिंग थी। जिसके बाद वो दोनों फैसला करते हैं कि जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे वो किसी को नहीं बताएंगे कि दासा की मौत हो चुकी है। अब अगले सीन में हम डेजू को फ्लावर लेके बंगले की तरफ आते हुए देखते हैं, लेकिन एंड्री उसे बीच में ही रोक देता है और उसे फ्लावर लेके उसे कहता है कि दासा की तबीयत काफी खराब है और इसीलिए वो किसी से नहीं मिल सकती। लेकिन उसी वक्त डेजू दासा को विंडो पे देखता है जिसकी तरफ वो हाथ हिला के दोबारा से अपने घर की तरफ चला जाता है। ये देखते हुए वेडी और एंड्री दोनों विंडो की तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। अब आगे उन्हें पता लगता है कि सेटा किसी काम से घर वापस आ रहा है। अब साटा को डेसी की डेथ के बारे में पता ना लगे इसके लिए वेटी एक प्लान बनाती है और इस प्लान के मुताबिक वो दोनों बॉडी प्रिजर्व करने वाले थे और इसलिए एंड्री बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए सामान मंगवाता है। वो मुर्दा खाने में काफी अरसे तक काम कर चुका था, इस वजह से उसके लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होता और यूं वो दासा की बॉडी को क्लीन वगैरह करके प्रिजर्व कर देता है। अब उसी वक्त सेटा भी वहाँ पे आ जाता है जो कि यहाँ पे आते ही दासा के फिंगरप्रिंट्स एक पेपर पे लेके वहाँ से चला जाता है। इन सब चीजों के दौरान उसे आइडिया भी नहीं होता कि दासा की डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कपल दासा की बॉडी को व्हीलचेयर पे रख के वहाँ से बाहर ले आते हैं, सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि वो जिंदा है। लेकिन तभी शॉप का कीपर और डेड चो दासा से नॉर्मली बात करने लगते हैं जैसा कि दासा उनकी बातों का रिप्लाई दे रही हो। अब देखने में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दासा वहाँ पे खड़े सभी लोगों से बात कर रही हो, लेकिन ये चीज बस वेटी और एंड्री को नहीं दिख रही थी। अब घर आके उन्हें पता लगता है कि दासा की बेडशीट और पिलो कवर में काफी ज्यादा पैसे छुपाए हुए हैं। अब ये लोग उसी रात पैसों को लेके वहाँ से भागने का इरादा करते हैं, लेकिन इससे पहले वेडी दासा की बॉडी के साथ इन रिस्पेक्ट मैनर में जो करने लगती है और उसका फेवरेट गाना भी गाने लगती है और जिसके बाद वहाँ पे लाइट चली जाती है और लाइट की जाते ही वेडी की बॉडी पे दासा की स्पिरिट पोजेस कर लेती है और यहाँ पे एंट्री जब दासा की स्पिरिट को देखता है तो वो भी बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब एंट्री को होश आता है तो वो यहाँ से भागने का इरादा करता है, लेकिन इससे पहले वेडी उसे रोक लेती है क्योंकि उसने दासा की कबर्ड को खोल लिया था और जिसके बाद वो कबर्ड में जाके हैरान हो जाते हैं क्योंकि कबर्ड के अंदर एक और कमरा था जो कि काफी सीक्रेटली वहाँ पे छुपाया गया था। अब दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि एक टेबल पे दासा के बाकी तीनों बच्चों की तस्वीर होती है जो कि अभी जिंदा थे और यहाँ पे उन्हें एक पुरानी फोटो भी मिलती है जिसमें दासा के ही लोगों के साथ थी और इस तस्वीर को टच करते ही एंट्री को अपने चारों तरफ काफी सारी स्पिरिट नजर आने लगती हैं जो अगले ही पल गायब भी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ वेदी को एक सेफ नजर आता है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है ये सोच के कि शायद उसके अंदर काफी सारे पैसे होंगे, लेकिन ये सेफ नहीं खुलता
और इसके बाद इन दोनों को ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग डर के वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब वहाँ से निकलते समय उनके सामने नोवा आके खड़ी हो जाती है, जो कि दासा की ही बेटी थी। नोवा ने उन्हें अंदर देख लिया था, लेकिन फिर भी वो उनसे कोई सवाल नहीं पूछती। और इसके बाद नोवा दासा से बातें करने लगती है जैसा कि दासा जिंदा हो, और एंड्री सामान लेने के लिए शॉप में चला जाता है। अब जब एंड्री ये फोटो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को दिखाता है तो शॉपकीपर उससे कहती है कि शायद ये रूमर सच है कि दासा के बहुत सारे बच्चे थे, और ऐसा कहते हैं कि दासा की हर बर्थडे पे उसके एक बच्चे की मौत होती थी। और ये बात यहाँ पे और ही अजीब हो जाती है जब एंड्री गौर करता है कि दासा ने अपने सारे बच्चों के नाम नंबर्स पे रखे थे, जैसा कि नोवा का मतलब है 99 और सटा जिसका मतलब है 100, जिसे मूवी के अंदर सैता भी कहा गया है। और यहाँ पे उसे ये भी पता लगता है कि अगले दिन दासा का बर्थडे भी है। अब घर आके एंड्री सारी बात वेडी को बताता है और उसे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। लेकिन यहाँ पे वेडी उसे कहती है कि उसे डीमन और चुड़ैलों से ज्यादा गरीबी से डर लगता है, तो वो बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाने वाली। अब रात को वेडी दोबारा से उस सेफ को खोलने के लिए जाती है और इसी बीच में हम उसके पीछे दासा के स्पिरिट को देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ एंड्री को वेडी रात को कहीं जाते हुए नजर आती है। अब एंड्री उसका पीछा करने लगता है और फिर वो देखता है कि वेडी एक कॉर्नर में जाके रो रही होती है, और एंड्री जब उसके पास जाता है तो वो वेडी नहीं बल्कि एक स्पिरिट निकलती है, और जिसे देख के एंड्री वहीं पे फिर से बेहोश हो जाता है। लेकिन इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि काफी सारी स्पिरिट थी। अब नेक्स्ट सुबह सैटा एंड्री को फ्लोर पे बेहोश पाता है, और जब वो होश में आता है तो सैटा उसे अपनी ग्रैंड माँ की बर्थडे के लिए एक चिकन लाने को कहता है। एंड्री भी ऐसा ही करता है, और जैसे ही वो चिकन को काटने वाला होता है तो उसे अपने सामने दासा की स्पिरिट नजर आती है, और उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं कि उसने अपनी बीवी का गला काट दिया है। इस बात से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घर जाते ही दासा के मरे होने की खबर सैटा और उसकी बेटी नोवा को बता देता है। लेकिन सैटा को तो उस पे भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि दासा पूरी तरह से जिंदा थी और ठीक भी थी। अब एंड्री भी जब दासा को जिंदा देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। अब इस कपल में फिर से लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे एंड्री घर छोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन वेटी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पैसे लेके यहाँ से जाना चाहती थी। और यहाँ पे वो इसका रीजन भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है, और वो चाहती है कि इसके बच्चे की परवरिश में किसी तरह की पैसे की कमी ना हो। एंड्री भी ये बात सुन के सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे भी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कुछ करना था। और रात को जब सारे पार्टी की तैयारी कर रहे थे तो ये दोनों सेफ को लूटने के लिए जाते हैं, और इस बार वो इस सेफ को खोल भी लेते हैं। यहाँ पे उन्हें बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी और विग्स मिलती हैं, जिनको यहाँ से चुरा के वो यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि एंड्री रूम से बाहर आता, उसे एक स्पिरिट पकड़ के खींच लेती है और दरवाजा बंद करके उसे टॉर्चर करने लगती है, जिसके बाद एंड्री बेहोश हो जाता है और उसके बाद फिर से एक दफा दरवाजा खुलता है। अब वेटी अंदर जाती है और वो किसी तरह से एंड्री को संभालती है और उसे बाहर लेके आती है। अब ये लोग गोल्ड लेके यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद वो गलती से गोस्ट डायमेंशन में चले जाते हैं, जहाँ पे उन्हें काफी सारी स्पिरिट नजर आती हैं, जिनके बीच में दासा बैठी हुई थी। अब ये स्पिरिट इन दोनों को वहाँ पे पकड़ने की कोशिश भी करती है, और इसके बाद होता ये है कि एंड्री किसी तरह से वेडी को गोल्ड के साथ बाहर भेज देता है, और यूं वेडी तो बंगलो से बाहर आ जाती है, लेकिन एंड्री अंदर ही फंस जाता है। और यहाँ से वेडी गोल्ड लेके जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद आते हैं, जो सीन काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। अब इसके बाद वेटी फिर से बंगलो में जाती है, जहाँ गेट पे ही दासा खड़ी होती है। वेटी यहाँ पे दासा से माफी मांगती है और उसका सारा गोल्ड उसे वापस देके अपने हस्बैंड की वापसी की इल्तिजा करती है, जिसके बाद दासा और गोल्ड वहाँ से गायब हो जाता है और एंड्री बंगलो से बाहर आता है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, और इसके बाद मूवी का सबसे डिप्रेसिंग सीन आता है, जब वेडी को पता लगता है कि इन सब चीजों के दौरान उसका मिसकैरेज हो चुका है, और इस दुख के साथ वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब मूवी के एंड सीन में हम एस्टा को देखते हैं, जो कि दासा की ही बेटी थी, और आज वो उनके बर्थडे पे उन्हें मिलने भी आ रही थी। लेकिन रास्ते में बहुत ही बुरे तरीके से एस्टा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी यहीं पे डेथ हो जाती है, और एंड में दासा को दिखाते हुए ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक बात तो तय थी कि दासा की
उम्र काफी ज्यादा थी, क्योंकि जो हमें इसकी स्पिरिट नजर आती है वो काफी एजिड है। खुद को यंग रखने के लिए अपने ही ब्लड रिलेशन में से किसी का सेक्रीफाइस करती थी। यही वजह थी कि उसने एंडी और वेडी को इस बंगलो से बाहर जाने दिया। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।